मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सोशियोलॉजी का पेपर होने वाला, समाजशास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, उससे संबंधित आपके ये क्या होने वाला है, एक पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उनका रिवीजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। मैंने एकदम सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें इसमें समझाई हैं। अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लेना और टेलीग्राम को जरूर से लिंक कर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो चलो इन्जॉय करो वीडियो को। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, क्या है, सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं, प्रकारों व तत्वों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक संरचना है, उसकी क्या अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं, प्रकार तथा तथ्यों को वर्णन करना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो साथ के साथ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देखना चाहते हो तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना क्या होती है? देखो, सामाजिक संरचना क्या होती है, आप अपना गांव का उदाहरण लो या फिर आप अपने परिवार का उदाहरण लो। सबसे पहले अपन गांव, आपके समाज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके समाज में क्या आएगा, आपका घर आएगा। ठीक है, आपके घर के भी अलग अलग संस्था हैं, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, आप खुद हो, आपके दादाजी, आपके चाचा, काका, ताऊ सब हैं। समझ में आ गया? सबका अपना अपना काम है। जैसे आपके पापा का काम है भाई कमाना, मेहनत, जो कमाई का करने का कार्य करते हैं। आपकी मम्मी क्या तो भाई कार्य करती होंगी या फिर घर का काम करती होंगी। समझ में आ गया? और दादा का क्या काम है, सबको मैनेज करना। समझ में आ गया? सब कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, सबको मैनेज कर, डांट लगाने का काम है ना। आपका क्या काम है, पढ़ाई करने का कार्य है। समझ में आ गया? तो सभी व्यक्तियों का क्या अपना अपना कार्य, अपना अपना दायित्व है, सबका बटा हुआ है। फिर आपका घर आ गया। फिर आपके घर के बाद में आपके बात करेंगे समाज की बात। तो आपके समाज में आपका घर है। समाज में कोई व्यक्ति होगा, एक गांव में कोई भी समाज हो में एक चौधरी आदमी हो, जितनों भी कोई भी समाज में कोई भी काम हो तो को क्या काम रखो, सब ने समझान बुझान को। कोई लड़ाई होगी, कोई का मान ले घर कोई दिक्कत होगी तो वो क्या करोगे, समझान बुझान को कार्य रखो। एक आदमी हर गांव में, हर समाज में एक ऐसा को आदमी रखो जिसकी सबका साथ बनेगी। समझ मांगो, एक आदमी है करो जो सब चुगली करके आओगे। हर समाज में अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी। तो इसी प्रकार से समाज है वो सारा क्या बनता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से बनता है। उसी को क्या कहा जाता है, एक सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है। और सामाजिक संरचना की खास बात क्या है, हर व्यक्ति का अपना दायित्व है, कर्तव्य क्या रहता है, बना रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि संस्थाएं, भूमिकाएं, समूह, नियम और मूल्य। मतलब हर संस्था के तहत परिवार है, समाज है, गांव है, या कि एक संस्था है। समझ आ गई? सामाजिक संस्था भूमिका, हर आदमी की एक एक भूमिका हो। जब मैं बताई कि थारा समाज में कोई ना कोई एक आदमी को जो को पूरा चौधर को काम को संभाला को। एक आदमी रखो जो को काम ये रखो कि वो सब बने हो की। एक आदमी रखो जी को आपका घर गाँव में बने। एक आदमी ऐसा मिलेगा जो सारे गांव की रिपोर्ट रखता है कि क्या चल रहा है। तो हर आदमी का अपना अपना महत्व है। इसी तरीके से आपका घर परिवार का उदाहरण दिया था, हर व्यक्ति का महत्व है। तो हर व्यक्ति की उस समाज में, उस संरचना में क्या होती है, भूमिका रहती है। अगले केवल क्या, नियम। तो जैसे मैंने आपका घर का बात बताई, तो हर व्यक्ति के अपने अपने नियम है। जैसे आपके दादा का नियम है कि अगर आपके पिताजी को या फिर आपने कोई गलती कर दी तो था जुती दे थारे सिर में। क्या के लिए गलती नहीं करनी है, सब ने मैनेज करने को काम है ना थारे दादा को। थारे पिताजी को क्या काम है, पिताजी को काम है थान मैनेज करने को, घर चलाने को, और जो थारे फाइनेंशियली चीज़ों को डेवलप करने का। आपकी मदर का क्या कार्य है, आपकी मदर का ये कार्य है कि वो सारे घर में जितने फाइनेंशियल हो गई या फिर जो घर से संबंधित ज़रूरतें हो गई, समाज से संबंधित जो महिलाओं कार्य होती है वो देखती हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, भूमिका और कार्य होता है। मूल्य क्या होते हैं भाई, मूल्य होता है
अगर ये लाइनें समझ लोगे ना आप, तो आगे आपको कुछ भी जोर नहीं आएगा, बस परिचय अच्छे से समझ लो इसका। मूल्य क्या होते हैं? हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है भाई। कोई भी बात बनाओ, थारा पूरा परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति की अगर भूमिका हटा दे, था तो आज के टाइम में जी उम्र में था लागते हो ये मैं हूँ जो हूँ वो। समझ ऐसा लगता ना, घर पर माँ बाप तो सब गलत खाए ही, समाज सब गलत खाए, मैं ही सही हूँ। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, उनकी उम्र के आ जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना मूल्य होता है, हर व्यक्ति का एक सिद्धांत होता है। समझ में आ गया आपको? तो इन सब चीज़ों से मिलकर ही एक पूरा सामाजिक संरचना बनती है, संस्थाएं, भूमिकाएं, समूह, नियम और मूल्यों से। और ख़ास बात यही रहती है कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करती हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है? पूरा समाज का निर्माण होता है। आप सोचो, कोई भी घरों में एक जैसा आदमी होगा तो क्या मजा आयो? समाज होगा, उसमें एक जैसे आदमी होंगे तो क्या अच्छा लगेगा? उसमें समाज हो गया, चाहे घर हो गया, परिवार, हर प्रकार का व्यक्ति होता है, तभी उसमें क्या आती है? रौनक आती है, उसमें अच्छा लगता है। और समाज को क्या करते हैं? स्थायित्व व निरंतर प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित जो नियम दिए वो किसने दिए? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं, एमिल दुर्खिम ने दिए हैं, टाल्सन पार्सन्स ने दिए। तो ये नाम तो देखो था याद करना ही पड़ेगा, सीधी बात है। किसने दिए? हर्बर्ट स्पेंसर ने, एमिल दुर्खिम व टाल्सन पार्सन्स के द्वारा दिए गए हैं। रेड ब्राउन के अनुसार, रेड ब्राउन ने क्या कहा? सामाजिक संरचना है ना, जो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो सारे व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है। समझ में आ गया आपको? सामाजिक संरचना है ये क्या है? कि एक ऐसा नेटवर्क है जो सभी व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। भाई आपके परिवार में सभी लोगों के अंदर दादो को काम किया, सारा घर का जोड़न कोई काम है ना? कोई चाचा की कोई बात पर लड़ाई होगी थारे पिताजी से, या और कोई की लड़ाई है तो दोनों ने बैठा के समझा दिया, तो यही है सामाजिक संरचना। वैसे मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन सामाजिक संरचना होती है, उसमें हर व्यक्ति का क्या कार्य होता है? उसमें एक संबंध व नेटवर्क होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है। तो अगली बार सामाजिक संरचना को उदाहरण देने का काम आए। और रेड ब्राउन की अगर आपको डेफिनेशन आई तो आप अपने दादा को याद कर लेना, जिसमें क्या बताया कि उनका कार्य क्या है? सारे नेटवर्क को जोड़ने का कार्य है। ये एक स्थायी संबंधों, संस्थाओं और व्यवहारों के रूप की प्रणाली जिसे समाज संचालित होता है। तो समाज संरचना क्या है? एक ऐसी नियम प्रणाली है, संस्था, एक व्यवहार है जिससे क्या होता है? सारा का सारा समाज चलता रहता है। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहले होता है संगठित रूप। तो जो सारा का सारा सामाजिक संरचना, उसकी सबसे जरूरी चीज़ क्या है? भाई आप एक बात देखो, आपका घर परिवार है, उसमें सामाजिक संरचना की सभी एक दूसरे की बात मानते हैं, तभी तो घर चल सकता है। अगर आप अपने पापा की नहीं मानो, आपके पापा आपकी मम्मी की नहीं माने, आपकी मम्मी आपके पापा की नहीं माने, और आप किसी की नहीं मान रहे हो, आपके दादा की कोई सुन ही नहीं रहा, तो क्या घर चल सकता है? आपके दूसरे दिन क्या हो जाएंगे? बर्तन बाज जाएंगे। तो यही होता है कि सामाजिक संरचना की जो व्यवस्था होती है उसमें यही है कि सभी व्यक्तियों को एक व्यवस्थित ढांचे के अनुसार चलना रहेगा, ताकि वो सामाजिक संस्था या व्यवस्था वो चलती रहे। स्थायित्व व निरंतरता। तो सामाजिक संरचना समय के साथ विकसित होती रहती है। तो आज आपकी जैसी सोच है, भाई पहले क्या होता था? महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन क्या आज ऐसे है? आज तो सभी को बराबर अधिकार, सभी बाहर जाती हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यही है सामाजिक संरचनाएं वक्त के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ तत्व स्थायी पहले भी थे और आज भी हैं, जैसे परिवार, धर्म व राजनीति। तो परिवार के जो नियम कायदे बदलने लग गए समय के साथ, धर्म बदला, राजनीति बदली, लेकिन उनका स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहा। समझे? परिवार पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं, धर्म पहले भी था, आज भी था, राजनीति पहले भी थी, आज भी थी। समझ में आ गया आपको? सारी की सारी चीज़ें, चाहे गीता से लेकर आज की गीता तक ले लो आप, अभी तक क्या है? ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये क्या? सामाजिक संरचना की निरंतरता। हाँ, इनका मूल स्वरूप वक्त के साथ बदलता जरूर रहता है। रूल्स एंड स्टेटस। तो हर व्यक्ति को समाज में एक भूमिका होती है जो सामाजिक संरचना का हिस्सा होता है। तो आपको पता है समाज के अंदर हर व्यक्ति की क्या होती है? एक भूमिका होती है जो क्या होता है? सामाजिक संरचना का हिस्सा होता है। तो समाज में हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का क्या होता है? एक भूमिका होती है जो क्या होता है? पूरे सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। समाज में थाने बताए ना, हर व्यक्ति की एक भूमिका है। जैसे थारा गाँव में कोई एक आदमी समझाने वाला, तो कोई लड़ाई होगी 4-5 में, सब ने बैठ के समझाया, अरे भाई बैठो, थोड़ी देर चाय चू पियो, शांति बनाओ। क्यों? सबके साथ बने हैं,
समझ में आ गया आपको? हर बात उसके मानते हैं। कोई एक आदमी जो कि अच्छे दाग है पूरा गांव में, जो खद्दे पर बात करनी पड़े तो उस व्यक्ति की भी सुननी पड़ती है। तो समाज में हर व्यक्ति, निम्न से उच्च वर्ग के व्यक्ति तक की, सबकी बातों का अपनी अपनी भूमिका होती है, सबकी अपनी बातों की वैल्यू होती है। अगले वाला पॉइंट क्या है? सहभागिता और परस्पर संबंध। तो सभी सामाजिक इकाइयां हैं जो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी रहती हैं और सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। तो मैंने बता दिया ना कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक संरचना की खास बात क्या है? सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर आपका परिवार है, समाज से जुड़ा हुआ है, समाज आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, सभी लोग राजनीति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना कि जैसे कि आप जब अपने घर में रहते हो, जब अपने गांव में रहते हो, तो आप किसके आधार पे बटे रहते हो? आप अपने जाति के आधार पे बटे रहते हो। जब आप गांव से बाहर जाते हो, तब आपको कोई बताए कि भाई वो तो फलाने गांव को मारे गांव को आदमी है, आपका गांव का कोई दूसरे गांव में कोई व्यक्ति मिल जाए, तो आपको कितनी खुशी होती है ना। अब आप क्या चले गए, आप अपने राज्य से बाहर चले गए या जिले से बाहर, देख लो पेपर देने के चले गए और आपको आपका जिले का व्यक्ति मिल जाए, कितना खुशी होगा भाई, ये तो मारा है जिला को आदमी है, मार जाए कि बोली बोले। समझ में आ गया? फिर आप क्या, आप चले गए दिल्ली, नौकरी लग गई, तो आप दिल्ली में अगर आपको कोई राजस्थानी मारवाड़ी बोलता हुआ कोई व्यक्ति मिल जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी कि भैया तो हमारा राजस्थान हुआ, आपको खुशी होती है ना। आप आउट ऑफ इंडिया चले जाते हो, तो आपको क्या होता है, आपका देश का, इंडिया का कोई व्यक्ति मिलता है तो खुशी होती है। तो यही है कि सभी लोग हैं वो इन नियम कायदों से सामूहिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो देखो, जाति, धर्म, गांव, समाज, परिवार, कितने अलग अलग व्यवस्थाओं से हम जुड़े रहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है। विविधता क्या है? हमारे समाज में सामाजिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती है, जैसे जनजातीय, ग्रामीण, शहरी। तो है कौन खा भाई, वो तो गाँव है तो के बेरो होगो, कई बार खाना पा भाई, कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ होगी। और शहर को कोई बालक हो तो उनके खाना भाई, वो तो थोड़ी फिजिकल काम कमी होगी, को करेड़ो है, खेत वगैरह में ले जाएं, उसने कभी किया ना, तो आप कहोगे भाई इसको तो क्या पता होगा। तो यही चीज़ें हैं। देखो कितनी सूक्ष्म चीज़ें, उनसे भी हम भिन्नता रहती है। आप अपने घर में देख लो, कोई आदमी रंगू ज़्यादा सावड़ा होता है, उन तो उनको नाम सब कालियो कालियो कर दी, बना देते ना। तो ये तो देखो, समाज घर में उसी आधार पे भेदभाव होने लग गया। आप आगे जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, आपकी जाति के आधार पे भेदभाव देखने को मिलता है, आपको भिन्नता देखने को मिलती है, भेदभाव नहीं, भिन्नता देखने को मिलती है। भेदभाव और भिन्नता में बहुत फर्क होता है। धर्म के नाम पर भिन्नता देखने को मिलेगी, गांव के नाम पर, शहर के नाम पर, हर अलग अलग व्यवस्थाओं के नाम पर भिन्नता देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट, सामाजिक संरचना के प्रकार। तो सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? आधुनिक और पारंपरिक विचारों की। तो देखो, पारंपरिक जो परंपराएं होती है, पुरानी परंपराएं, वो कैसी होती है? रूढ़िवादी होती है। भाई कई दिनों कोई चीज़ चलेडी रह जाए, कल्टी को नहीं हो जाएगी, तो भाई है बार रूढ़िवादी है। पुरानी परंपरा है तो क्या हो रही है? कल्टी हो रही है, रूढ़िवादी है। और आधुनिक परंपरा, कोई नई नई चीज़ हो, बाकी है फ्लेक्सिबल हो, जल्दी सी मुड़ जा, तो वही है आधुनिक संरचना। कैसी होती है? प्रगतिशील होती है। जैसे समझ लो, कोई थार दादा ने कोई चीज़ बता दी जल्दी सी कि वो फोन है, नहीं फोन में केकर कहाँ रुपया कमास कहाँ कहाँ बतास कौन है, तो वो खगो, वो तालो दादा खगो किस्सा पिस्सा कमावा है, पढ़ लिया कर, ऐसी बात कहेगा ना। और यही बात अगर आप कोई आधुनिक ज़माने के बच्चे को कहोगे तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हो। समझ में आ गया ना? तो यही डिफरेंस होता है पारंपरिक विचारधारा में और आधुनिक विचारधारा में। समझ में आ गया? पुरानी चीज़ क्या होती है? रूढ़िवादी होती है, और नई चीज़ क्या होती है? प्रगतिशील होती है। सामान्य और विशिष्ट संरचना। सामान्य संरचना में संपूर्ण समाज की रूपरेखा होती है। तो जो सामान्य संरचना होती है उसमें पूरे समाज की रूपरेखा देखने को मिलती है। भाई सामान्य में क्या आगी? सारो समाज आगो जी के अंदर, धर्म, जाति, सब सारा लोग आगा, बस सामान्य में ही। और विशिष्ट संरचना क्या होती है? विशिष्ट संरचना में एक संस्था व समूह जुड़ी होती है। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, जैसे आपको ऐसे बोला जाए कि जैसे कि भाई हिंदू इस समाज में क्या उदाहरण दूँ मैं आपको? हाँ, एक छोटा सा, आप स्कूल में गए और आपको स्कूल में पूछा गया कि भाई आपका गांव का नाम रामपुर है, कि रामपुर गांव से कौन कौन है, तो 10 बालक एक साथ खड़े आया कि भाई रामपुर गांव से ये ही। फिर तो वो तो क्या हो गया? एक सामान्य संस्था हो गई। और फिर आपको पूछा, आपके पापा का नाम लिया कि भाई आपके पापा का नाम समझ लो कि क्या है, सुमित मान लो, तो भाई सुमित कुमार का लड़का कौन है, तो उसमें से आप में से कोई एक खड़ा हुआ, तो वो क्या हो गया? वो एक विशिष्ट संरचना का भाग हो गई। समझ में आ गया ना आपको? सामान्य व विशिष्ट में। औपचारिक व अनौपचारिक संरचना। औपचारिक संस्था क्या होती है? जहाँ पर नियम और पदों पर आधारित रहती है, जैसे कि सरकार, स्कूल,
और अनौपचारिक क्या रहती है, मित्रता या परिवार। तो औपचारिक संरचना कैसी होगी, जठे सारा चीज नियम कायदाओं चल रहे हैं। समझ में आ गया भाई, स्कूल हो गई, सरकारी स्कूल हो गई, सरकारी दफ्तर हो गया, वहाँ पे हर चीज़ में नियम रहता है कि ये बड़ा अधिकारी है, ये छोटा अधिकारी है, इसका ये कार्य है, इसको ये करना है, इसको ये नहीं करना है, सब कुछ नियम कायदों से बंधी रहती है। वो चीज़ें औपचारिक संरचना में आती है। अनौपचारिक में क्या आएगी, परिवार हो गया, मित्र हो गया, जहाँ पर नियम कायदे होते हैं तो जरूर हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं एकदम, कि मतलब अच्छा दी तो कदे कहो आपके पापा ने आपको कह दिया कि बेटा ये काम नहीं करना है, तो कदे कदे थारा मन में आ गई। 90% तो बात माननी है, लेकिन 10% के करो थे नीचे की गली देखे निकल जाओ। तो यही बात रहे ना, जहाँ पे परिवार व दोस्तों पर आधारित रहती है वो अनौपचारिक रहती है। अगला वाला पॉइंट है सामंतवादी और असमांतवादी संरचना। तो सामंतवादी संरचना में क्या होता है, सामंतवादी है तो सारा लोग के सम्मान, बस इतना याद कर लो। असामंतवादी के है जिम सारा लोग अलग अलग हैं। अब संरचना के तत्व बताऊं, ये इतना हार्ड प्रश्न है कि बहुत मुश्किल से बच्चों को याद होता है, लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हो, यही डिफरेंस है, तुरंत याद करवा दूंगा मैं आपको। सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे क्या होते हैं, जहाँ पर सोशल सामाजिक संस्था में क्या हो, समाज में क्या हो, सबसे पहले थारो परिवार आवे, फिर धर्म आवे, फिर कितना पढ़ेड़ा हो, शिक्षा आवे, राजनीति और आर्थिक संस्था आवे। समझ में। अगर था लिखना हो ना सामाजिक संस्था के, थारा आसपास घर का आसपास जो जो चीजें ना बस सारी लिख दी हो बस। सामाजिक भूमिकाएं, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है। मैंने पहले बताया, जैसे थारा माता पिता ही, शिक्षक ही, नेता ही, चौधरी आदमी है कोई, समझ में आ गया। हर आदमी की क्या है, अपनी अपनी भूमिका है, उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक भूमिकाओं के नाम से जाना जाता है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो किसी व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और स्थान हो, उसी को सामाजिक स्थिति। जैसे कोई व्यक्ति पैसे वाला है तो उसकी एक अलग रुतबा होगा, थोड़ा गरीब है जा कम पूछी भाई लोग आदमी ने। समझ में आ गया आपको। कोई आदमी बड़ा अधिकारी है तो उसकी पद की पूछ हो जाती है। तो यही होता है कि इंसान की सामाजिक स्थिति के आधार पर भी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मूल्य और मापदंड, व्यवहार के वे नियम जो सामाजिक स्वीकार्यता को निर्धारित करते हैं। तो वह नियम जो सारा समाज के द्वारा बनाए जाए वही के कहलाए मूल्य कहलाए। अगले वाला है सामाजिक समूह है। जैसे सामाजिक समूह में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका परिवार सबसे पहले। सामाजिक समूह में प्राथमिक स्तर पे कौन आएगा, परिवार। द्वितीयक स्तर पे कौन आएगा, कार्यालय, जो संबंधों से नियंत्रित होते हैं। तो आपको प्राथमिक स्तर पे परिवार, दूसरे स्तर पर कार्यालय। सामाजिक संरचना की बात करूं तो सामाजिक संरचना एक मूलभूत पहलू है जो क्या करता है, विभिन्न सामाजिक तत्वों को जोड़ता है। तो मैंने आपको बताया सामाजिक संरचना चीज क्या है, जो अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ती है और उनको जोड़कर क्या बना देती है, एक संगठित रूप बना देती है। इसकी विशेषता, जैसे आपके घर में हर मेंबर का एक अलग अलग भाग है ना, लेकिन सबको जोड़कर क्या बन जाता है, एक पूरा परिवार बन जाता है। इसकी विशेषताएं और प्रकार समाज की प्रकृति को दर्शाते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं और जो प्रकार है वो समाज की प्रकृति कैसी है उसको दर्शाते हैं। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के संचालन को सुनिश्चित करती है। तो जो समाज के अलग अलग संस्थाएं हैं, परिवार हो गया, धर्म हो गया, राजनीति हो गया, सब क्या करती हैं, उसी के माध्यम से संचार चलता है। सबकी अपनी भूमिका, नियम कायदे होते हैं। समाज को समझने और बदलने के लिए समाज संरचना का अध्ययन करना जरूरी है। तो समाज को अगर आप समझना चाहते हो और उसको बदलना चाहते हो तो सामाजिक संरचना को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। तो ये तो था आपका पहला प्रश्न, सामाजिक संरचना से संबंधित। इतना 8% बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है, सर सामाजिक संरचना नहीं समझ में आ रही, समाज शास्त्र ले रखा है। तो आज से आ जाएगी आपको, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी पूरी सीरीज मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। तो उसका जो अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को तथा समाज की इस अवधारणा को महत्व से समझाइए। तो सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को समझाना है और उसके महत्व को भी साथ के साथ समझाना है। तो दोनों प्रश्नों को अपन अच्छे से करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो क्या होगा, इससे आपको चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे।
तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं। और एक चीज़ और बताऊं मैं, अगर आप मैंने अन्य प्रश्नों के उत्तर भी करा रखे हैं, उनको देखने के लिए आप जो प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ जाएं तो सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर किसे कहते हैं। समाज में व्यक्तियों और समूह के बीच एक नियत व स्थिर व संगठित संबंधों की स्थिति होती है। मतलब सोशल ऑर्डर क्या होता है, देखो समाज में हर व्यक्ति का एक, मैंने आपको बताया था क्या होता है, महत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य होता है। फिर से वही उदाहरण लेके चलूँगा आपको, आपके परिवार से चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आपके पिताजी हैं, उनका कार्य क्या है भाई, घर में पैसे कमाने का, घर से जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं उनको चलाने का कार्य किसका होता है, आपके पापा जी का होता है। फिर आपकी मदर की बात करें, चाहे आपकी मदर गृहिणी हो, चाहे कोई कार्य करती हो कोई पर, उनका कार्य क्या होता है, घर से संबंधित जो व्यवस्थाएं होंगी उनको संचालन का किसका कार्य होता है, आपकी मदर का कार्य होता है। आपका या आपके भाई बहनों का कार्य क्या होता है, आपका जो भाई आपसे संबंधित जो कार्य हैं घर के, आप वो करोगे। तथा आप भविष्य का, जो आपका परिवार है उसका भविष्य का निर्माण करने का हाथ किस में है, आपके हाथ में है। आपके जो दादा है, काका ताऊ चाचा चाची हैं, उनका कार्य क्या भाई, आपके दादा दादी का कार्य क्या होता है, वो आप सभी लोगों पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं कि भाई सभी लोग व्यवस्था से रह रहे हैं नहीं कर रहे, और किसी के साथ लड़ाई हो गई आपकी, या फिर मतलब मैनेजमेंट का कार्य किसका होता है, आपके दादा दादी का कार्य होता है, जो सारे विभागों को संभालते हैं। प्रधानमंत्री है ये समझ लो आप एक तरीके से, आपके दादा को सारे व्यवस्थाओं को वही देखते हैं। तो समझ में आ गया। अगर आपके परिवार में सभी लोग इस व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे, तो क्या होगा, आपका घर है परिवार वो अच्छे से चलेगा। अब कोई किसी की नहीं सुन रहा है, समझ में आ गया, आपके पापा आपकी मम्मी की नहीं सुन रहे, आपकी मम्मी आपके पापा की नहीं सुन रहे, तो इससे क्या होगा, अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। तो क्या होगा, कोई भी समाज है उसको चलाने के लिए, कोई भी संस्था को चलाने के लिए उसमें एक सामाजिक व्यवस्था होनी जरूरी होती है। तो उसका क्या फायदा होता है, उससे शांति, अनुशासन और सहयोग है वो बिल्कुल बना रहता है। और सामाजिक जो उसमें नियमों और मूल्यों के माध्यम से समाज को, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या होते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं हर समाज के अंदर। तो आपके घर के अंदर नियम है कि भाई आपकी जो आप हो वो आपके पापा के सामने नहीं बोलोगे, आपके पापा मम्मी कहेंगे वो कार्य करोगे। तो और आपके पापा मम्मी है वो आपके दादाजी की बात मानते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब नियम है, समझ में आ गया। इन नियम से क्या होता है, आपकी जो सामाजिक प्रणाली है, आपका परिवार है, वो अच्छे से चलता है। अब एमिल दुर्खिम के अनुसार क्या कहा गया है, सामाजिक स्थिति वह स्थिति है, सामाजिक व्यवस्था वो स्थिति है जिससे समाज के विभिन्न अंग आपसी संयोजन से कार्य करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर सभी लोग क्या होते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अपनी एक दूसरे की बात मानकर क्या होते हैं, कार्य करते हैं। तो ऐसे समझ लो कि भाई अगर आपके दादा की बात आपके पापा मानेंगे, पापा की बात है वो आप सब लोग मानोगे, तो क्या होगा, सभी लोग अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, तो क्या होगा, घर अच्छे से चलेगा। तो यही बात है, सामाजिक व्यवस्था भी वही होती है, जब सभी लोग सामंजस्य के साथ रहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चलती है, उसी को सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। टार्सन पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सदस्य अपने कार्यों को परस्पर सहयोग व नियमों से संचालित करते हैं। तो इनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था क्या प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है जिससे जो समाज के सभी सदस्य हैं वो अपने सारे के सारे कार्य एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं। समझ में आ गया। तो सारे लोग अपने एक दूसरे के सहयोग के साथ कार्य करेंगे। भाई आपको घर में किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई, छोटा काम, जैसे आपको घर से संबंधित कोई काम है तो जिसको क्या करोगे, आप करोगे। घर का कोई मतलब बड़ा काम है, समाज से संबंधित काम, वो आपके पापा करेंगे। ऐसा कार्य है जिसको आपके पापा के बस की बात नहीं, वो आपके दादा समझा सलट कराएंगे। तो यही है, समाज के प्रत्येक सदस्य का कार्य और परस्पर सहयोग से क्या होता है, समाज की जो ये व्यवस्था है वो चलती है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा। तो सामाजिक व्यवस्था की क्या अवधारणा होती है, ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें समाज के सभी अंग जैसे व्यक्ति, समूह, संस्था, नियम, मूल्य और परंपराएं आपस में कार्य करती हैं। जैसे व्यक्ति क्या हो गए, आप सभी लोग हो, आपके घर के वो व्यक्ति हो गए। समूह क्या, आपका परिवार क्या, एक पूरा समूह है। संस्था क्या है, समाज पूरा ही एक संस्था के रूप में कार्य करता है। नियम क्या है, आप सब लोगों के अपने अपने नियम है भाई, घर पे रहने के, सबके समाज के अपने अपने नियम होते हैं, देश के अपने अपने नियम होते हैं। तो ये सब लोग कैसे चल सकते हैं,
जब उनकी मूल्य और परंपराएं हैं ये सब चीज़ें संरक्षित रहेंगी, आपस में सही से चलेंगी, तभी संगठित रूप से कार्य करेंगी, तभी क्या रहेगी सामाजिक व्यवस्था या समाज वो अच्छे से कार्य करेगा। सभी व्यक्ति सामाजिक मापदंडों की उपेक्षा अनुरूप व्यवहार करेंगे, तब समाज में अनुशासन व समन्वय बना रहेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। तो अगर सभी लोग आपके घर में, वही बात है, सभी एक दूसरे की बात मानेंगे, सभी लोग अपने मापदंडों के अनुसार सभी के जो कार्य निर्धारित किए गए वो कार्य करते रहेंगे, तो समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहेगी और वो क्या करेगी, सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चलती रहती है। सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख अंग क्या है? पहला है नियम और कानून। समाज में व्यवस्था बनाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो आपको पता है भाई, समाज में व्यवस्था अनुशासन बनाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम और कानून बनाए जाते हैं, तथा साथ के साथ उनका पालन भी किया जाता है। जैसे घर का नियम है कि भाई कोई आपके माता पिता की बात है, छोटे बच्चे मानेंगे, समझ में आ गया आपको, आपकी बात है वो भी अगर आप माता पिता को कहते हो तो वो भी सुनते हैं आपकी बातों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो यही है, कोई भी समाज होगा उसमें नियम बनाया जाता है कि समाज की व्यवस्थाएं इस तरीके से चलेंगी। अगले वाला पॉइंट है मूल्य और मानदंड। ये सामाजिक आचरण की दिशा तय करती हैं कि व्यक्तियों को व्यवहार के अनुशासित करती हैं। तो मूल्य और मापदंड क्या होगी भाई, सभी व्यक्ति के अपने अपने मूल्य व नियम बना दिए गए। तो जैसे छोटों का अलग नियम है, छोटे बच्चों के अलग नियम है, बड़ों के अलग नियम है। तो इस सब का क्या होगा, इससे सबका आचरण तय होता है। समझ में आ गया आपको? तो ऐसा नहीं, आप आपके पापा को आप तू करके नहीं बोल सकते, यार थोड़ी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। तो ये नियम है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ रहते हो वैसे अपने पिताजी के साथ थोड़ी रह सकते हो। तो वही फर्क होता है। ये सब जो आचरण है ये जो मूल्य मापदंड बनाए गए, क्यों बनाए गए, ताकि जो व्यवस्था है वो अनुशासित रूप से चलती रहे। 3 नंबर प्रश्न, भूमिकाएं और स्थितियां, रोल और स्टेटस। तो प्रत्येक व्यक्ति वो उसकी एक सामाजिक भूमिका रहती है जो उसे तय दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपको पता है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका रहती है और वही उसी हिसाब से कार्य करता है और उसी हिसाब से प्रेरित रहता है। संस्थाएं की बातें करें तो संस्था क्या होती है, परिवार, शिक्षा, राजनीति, ये सभी समाज को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। तो सामाजिक प्रणाली में भी क्या होती है, अलग अलग संस्थाएं होती है, जैसे परिवार हो गई, शिक्षा हो गई और राजनीति हो गई। तो इन सब का अलग अलग कार्य होते हैं। भाई छोटे छोटे परिवारों से क्या बनता है, पूरा समाज बनता है। सभी लोग अगर शिक्षित होंगे, ज्ञान होगा, तो क्या होगा, लोगों को अनुशासित करना बहुत आसान होता है। राजनीति क्या होती है, सभी लोगों को अनुशासित ढंग से चलाने का जो कार्य किया जाता है वो राजनीति के द्वारा किया जाता है। अगर राजनीति मजबूत होगी, संगठन का जो आदमी होगा, अब घर का लीडर अगर अच्छा होगा तो घर अच्छे से अपना आप ही चलेगा। तो वही बात है, इसी को क्या कहा जाता है, इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए नैतिक मूल्यों और नियंत्रण तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए जो नैतिक मूल्य हैं और नियंत्रण तंत्र है उसकी भूमिका क्या रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सामाजिक व्यवस्था की क्या महत्व, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का क्या महत्व होता है, समाज की स्थिरता और संतुलन। तो सामाजिक व्यवस्था को स्थापित बनाने के लिए, एक संतुलित रूप से चलाने के लिए, और अराजकता, जो मतलब अराजकता क्या होती है, सभी लोग अपने गलत तरीके से चलने, कोई किधर जा रहा है किधर जा रहा है, इन सब से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, सामाजिक व्यवस्था का होना जरूरी है। अगले वाला पॉइंट है सामूहिक सहयोग की भावना। तो सभी लोग हैं वो एक साथ रहकर मिलजुल कर रहेंगे, सामूहिक रूप से रहेंगे, तो इससे क्या रहेंगे, आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण का माध्यम। तो नियम, संस्थाएं और मूल्य मिलकर व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। तो जो सभी नियम हो गए, संस्थाएं हो गई और मूल्य हो गए, ये सब मिलकर क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति उसका व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अगर ये सब व्यवस्थाएं नहीं होगी तो आपको पता है कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करके चला जाएगा, कोई गलत का आचरण करने लग जाएंगे लोग। तो समाज में एक हर प्रकार का अपना, जैसे धर्म है, आपको पता है भगवान ईश्वर ने आज तक किसी को देखा है नहीं देखा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब गलत कार्य करता है तो उसको ऐसे लगता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ तो मुझे ईश्वर जरूर देख रहा है। समझ में आ गया ना? तो यही है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो क्या करती हैं, हमें व्यवस्थित और सही तरीके से चलने के लिए प्रेरित करती हैं जीवन में। अगले वाला पॉइंट है संघर्ष का नियंत्रण। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक असमानता और संघर्ष को भी संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।
तो सामाजिक व्यवस्था में जो समाज की असमानता है और संघर्ष है उसको भी संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के समाज में नियम बना दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको सरकार हेल्प करती है, उनके लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सामाजिक असमानता है वो क्या रहे, नियंत्रण में रहे, और संघर्ष जो अलग अलग वर्ग होते हैं उनमें टकराव होने से बच सके। अब आपको पता है आपके परिवार में अगर सभी लोग सही तरीके से चल रहे हैं, आपके दादा की बात अगर आपके पापा मान रहे हैं तो आप भी उनकी बातें मानोगे। अगर वो आपस में लड़ते रहते हैं तो आप सोचोगे कि यही उनकी बात नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं। समझ में आ गया ना। तो नियम कायदे क्या, इनका क्या फायदा होता है, ये आपको संघर्ष करने से बचाते हैं। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक एकता और अखंडता के आधार पे। तो सभी वर्ग व जाति धर्म के लोग हैं वो सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, जो समाज की एकता बनी रहती है। तो सभी जाति व धर्म के लोग हैं वो अगर सामाजिक नियमों का पालन करेंगे तो समाज में क्या रहेगी, एकता बनी रहेगी, सब एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा कोई एक दूसरे को, तो क्या रहेगा, इससे समाज में संतुलन बना रहता है। अगले वाला पॉइंट है संस्थागत विकास को प्रोत्साहन देना। तो एक सुसंगठित व्यवस्था संस्थाओं को आगे बढ़ने का अवसर देती है। तो एक सही तरीके से अगर कोई व्यवस्था चल रही है तो इससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी प्रगति करेगी। तो भाई कोई गाड़ी है, समझ में आया, कोई गाड़ी है, उसका टायर सही से चल रहा है, उसका तेल सही से चल रहा है, पूरी गाड़ी एकदम फिट है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। और जिसका अगर मान ली टायर भी पंचर है, टायर घसेड़ा ही थोड़ा वो चला जा, क्या होता है उसके अंदर जो गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स हैं वो भी खिंडे हुए हैं, तो क्या होगा, इससे चलेगी तब धक धक करेगी, समझे, अच्छे से नहीं चलेगी, आपको डर रहेगा बेटा कठे रुक जाओगी। तो यही है, कोई भी व्यवस्था है, कोई भी समाज है, कोई भी संस्था सही से चलती है तो क्या होती है, बहुत जल्दी प्रगति कर जाती है। सामाजिक व्यवस्था के अभाव की समस्याएं। तो अगर सामाजिक व्यवस्था में अभाव होगा तो क्या होगा, अराजकता और हिंसा देखने को मिलेगी। मतलब सभी लोग हैं एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो हिंसा होने लग जाएगी। सामाजिक व्यवस्था, तो समाज में जो आज हम व्यवस्था देखते हैं वो भी नहीं रहेगी। नैतिक पतन, नैतिक मूल्य है, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनका भी ह्रास हो जाएगा। सामाजिक असमानता और असंघर्ष, तो लोगों के बीच में एक दूसरे के बीच में क्या देखने को मिलेगा, सामाजिक असमानता, कोई गरीब अमीर के बीच में है ना, वो इसको शोषित करेगा, या फिर पैसे के आधार पे या पावर के आधार पे कोई राजनीतिक रूप से मजबूत है तो वो गरीब लोगों को दबाएगा। तो यही है सामाजिक असमानता। और उससे क्या होएगा, अगर सामाजिक असमानता होती है तो लोगों में कुंठा की भावना पैदा होती है, ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। तो क्या हो जाता है, लड़ाई होती है। अब आप सोच लो आपके घर में आपका एक और भाई है, छोटा भाई है, आप घर वाले क्या करते हैं, आपके छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको थोड़ा कम करते हैं, आपको क्या कर देते हैं, आपको डांट देते हैं, उसे नहीं डांटते हैं, तो आपके मन में ईर्ष्या का भाव हो जाए ना कि बहन तो ज़्यादा लाडू राखी, मन तो राखी को नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है, कभी आप घर वालों को बोल दोगे कि भाई मैं तो आपकी नहीं बात मानता, आप तो सारे इसी की तारीफ करते रहते हो, तो समझ में आ गया ना। तो इसी तरीके से समाज में भी संघर्ष देखने को मिलता है अगर असमानता हो तो। शांति और विकास में बाधा, तो अगर समाज में शांति होगी तो सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा, समाज जल्दी प्रगति करेगा, और एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो विकास में बाधा पहुंचेगी। कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, सामाजिक व्यवस्था समाज की बुनियादी आवश्यकता है। तो सामाजिक जो व्यवस्था है वो समाज में क्या होगी, बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। यह समाज को क्या संतुलित समुचित रूप से चलाने के लिए, स्थायित्व रूप से चलाने व संतुलन की गारंटी देती है। और समाजशास्त्र में इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है ताकि ये समझा जा सके समाज कैसे कार्य किया जाता है। तो समाज के अंदर कोई भी समाज है वो अच्छे से संचालित रहे, उसमें स्थायित्व बना रहे, वह संतुलन बना रहे। तो इसी सब चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, समाजशास्त्र में किया जाता है, ताकि समाज में शांति बनी रहे। इन किन कारणों से समाज की व्यवस्थाएं टूटती हैं, वह सामाजिक व्यवस्था में जिनके बिना सामाजिक व्यवस्थाओं की कल्पना नहीं होती। तो कैसे समाज जुड़ता है, कैसे टूटता है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में सामाजिक व्यवस्था में क्या जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो चलो बच्चों, ये था आपका अगला प्रश्न जो मैंने करवा दिया है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को समाजशास्त्र में इस अवधारणा का महत्व समझे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है वो क्या है, संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृति को आपको परिभाषित करना है और उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखोगे तो चाहे प्रसंग निबंधात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, आप इस प्रश्न को कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। संस्कृति होती क्या है, तो समाज के जो हमारा संस्कृति क्या होती है, देखो आप जो खान पान करते हो, आप जो इस वेशभूषा का प्रयोग करते हो, आप जिस समाज में रहते हो वहाँ के जो नियम कायदे मानते हो, आपका जो त्योहार होते हैं उनको मनाते हो। तो हर देखो, आप अगर यहाँ के राजस्थान की बात करोगे तो होली होती है, होली होती है अपनी, उसको मनाने का अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे अपने को होली को मनाते जलाते हैं, उसमें होलिका का दहन किया जाता है, उपला बनाओ भापड़कुल्ले बनाते हैं ना, वो बनाते हैं, वो जलाते हैं, गोबर के बनाकर उपले उनको जलाया जाता है, ऐसा होता है। पंजाब में जाओगे वहाँ की होली अलग है, आप यहाँ पर और कश्मीर में जाओगे या उत्तर प्रदेश में जाओगे वहाँ की होली अलग तरीके से मनाई जाती है। समझ में आ गया। दीपावली का भी यही है। तो हर समाज की अपनी एक वेशभूषा होती है, अपनी एक बोली होती है, अपनी एक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं और क्या होते हैं, नियम कायदे होते हैं। तो उसी को क्या होता है, क्या कहा जाता है, संस्कृति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति भाई हमारे द्वारा जन्मजात सीखी नहीं जाती है। आप ऐसे थोड़ी है कि भाई आप जन्मते सबसे पहले संस्कृति को सीखे थे। आप जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अब तक भी आप धीरे धीरे समाज के नियम कायदों को समझ रहे हो। तो यही है, संस्कृति वक्त के साथ अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती है। और इसमें क्या आता है भाई, आपकी भाषा हो गई। अब पंजाब की भाषा अलग है, पंजाबी भाषा है, अपनी भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, अपना रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है, अपना खान पान अलग है। तो यही है, यही जो डिफरेंस है, इसी को क्या कहा जाता है, संस्कृति के नाम से कहा जाता है। ईबी टाइलर के अनुसार क्या गया था, क्या कहा था ईबी टाइलर ने, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता और कानून, रीति रिवाज आते हैं। मतलब संस्कृति क्या है, संस्कृति एक प्रकार की पूर्ण संपूर्णता का, मतलब कंप्लीटनेस का, संपूर्णता का आपको भाव देती है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ज्ञान। तो इससे क्या होता है, संस्कृति से आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि समाज में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, अगर और जो हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए भी हमारी संस्कृति के माध्यम से हमें पता चलता है। विश्वास, विश्वास किस चीज़ का विश्वास मिलता है आपको, जीवन में अगर मुश्किल परिस्थितियों में हो, समझ में आ गया आपको, और उस समय आपके पास आपके समाज के लोग, आपके आसपास आपके दोस्त, आपका परिवार अगर आपके पास हो तो कितना साहस मिलता है आदमी को। तो इससे इंसान को विश्वास भी मिलता है। कला व नैतिकता, तो आपको पता है अपन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जैसे आपने सीखा कि भाई अगर आप अलग अलग समाज में, कुछ लोगों, कुछ समाज में क्या होता है, अपने को पेड़ काटना मना होता है, जो मांस मदिरा का सेवन करना मना होता है, बड़ों का आदर करना चाहिए हमें। समाज जैसे अपने को जानवर वगैरह की भी क्या करनी चाहिए, नैतिकता के साथ रहना चाहिए। तो समाज में किस तरीके से रहना है, ये सब हम कहाँ से समझते हैं, संस्कृति के द्वारा ही सीखते हैं। और जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बचपन में पैदा होते थोड़ी पता चल गई थी कि आप क्या, ये आपके पिताजी हैं, पिताजी के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन दादा हैं, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसको आपको आदर करना चाहिए। तो बालकपन में थोड़ी रहते तो हम बोल देता, यदि होता था ना ऐसा, आप डांट देते थे ऐसा कि, लेकिन अब थोड़ी डांट सकते हो, अब नहीं डांट सकते, क्योंकि समय के साथ आपके अंदर क्या आ गया है, इस चीज़ का ज्ञान आ गया है कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। मैकमोनाची के अनुसार मानव आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई जीवन पद्धति है। तो मानव की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये क्या बनाई गई, एक प्रकार की पद्धति बनाई गई है, जिससे मानव वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। अब मेन कैरेक्टर, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, सीखी गई वस्तु, लर्न बिहेवियर। तो मैंने आपको बताया कि जन्मजात नहीं होती है संस्कृति, संस्कृति हम वक्त के साथ ही सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, संस्कृति में अनुभव होते हैं, जो आपने समाज वक्त के साथ जो जीवन में अनुभव करे हैं वो होती है। सामाजिकता, जो समाज में आप रह रहे हो वहाँ से जो नियम कायदे आपको बताए गए कि ये अपने समाज के लोग हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, दूसरे समाज के लोग हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है। तो ये सब आप वक्त के साथ और सामाजिकता के साथ ही सीखते हो। साथ के साथ अनुकरण करके, दूसरे लोगों को देख करके और शिक्षा प्राप्त करके अपन जो क्या करते हैं, संस्कृति को सीखते हैं।
अगले वाला है सामाजिक और साझा प्रकृति, सोशल एंड शेयरिंग। तो आपको पता है संस्कृति कोई एक व्यक्तिगत नहीं होती, सिर्फ एक व्यक्ति से ही संस्कृति संबंधित नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज के सभी सदस्यों के द्वारा संस्कृति को क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। समझ में आ गया, मतलब सभी लोग है ना, ऐसा नहीं कि संस्कृति को मानने वाले समाज के सिर्फ आप ही हो, सभी लोग उन सब नियम कायदों को मानते हैं। एक संस्कृति के लोग एक समान मूल्य व आचरण का अनुसरण करते हैं। तो आपको पता है हिंदू धर्म में अगर मांस मदिरा का सेवन बंद है, तो अगर जो सब लोग अच्छे से उसका पालन करते हैं तो क्या करते हैं, वो इस सब चीज़ों को मानते हैं। भाषा का मान लो, चलो ये भी उदाहरण नहीं मानो तो ये मान लो कि अगर आप क्या हो, अगर आपके अंदर राजस्थान में हो, आपके जिस गांव में रहते हो, सारे गांव के एक जैसे काम करेंगे, सारे गांव को एक जैसी भाषा होगी, खान पान भी लगभग एक जैसा होगा, रहन सहन एक जैसा होगा, और क्या होगा, बोली जो रीति रिवाज होंगे वो भी एक जैसे होंगे। तो यही है सामाजिक और प्राकृतिक साझा, सारे लोग एक जैसी भावनाओं को, नियम कायदों को क्या है, मानते हैं। अगले वाला क्या, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक क्या होती है, संस्कृति प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो संस्कृति है वो प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। जैसे भाषा हो गई, भाई आपकी भाषा, उससे तो आपका संस्कृति को पता चलता है, आप बोलते पता चल जाए भैया तो राजस्थान का है, उस क्षेत्र से आया है। समझ में आ गया आपको। चित्र से, वेशभूषा से, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप कपड़े पहन के रखते हो, उससे भी पता लगाते हैं कि भाई कौन राजस्थान का है, कौन पंजाब का है, कौन यूपी बिहार का है। आपको हर चीज़ का कैसे पता चलता है, इन सब चीज़ों से, चित्र प्रतीकों से ही पता चलता है। अगला पॉइंट है डायनेमिक, गतिशीलता। प्रकृति संस्कृति स्थिर नहीं होती, वो समय के साथ बदलती रहती है। तो जो पहले के समय नियम कायदे हुआ करते थे, क्या आज के समय में वही है जो आपके दादा ने, आपके पापा ने जो नियम कायदे माने हैं, जो आपके दादा ने माने, वो आपके पापा ने नहीं माने होंगे, आपके पापा ने जो नियम कायदे माने वो आपने नहीं माने होंगे। तो यही है, वक्त के साथ चीज़ें, संस्कृति है वो, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। नई पीढ़ियाँ इसमें सुधार और परिवर्तन व नवाचार करती हैं। तो नई पीढ़ी आती हैं, उसके साथ नए विचार भी निकल कर आते हैं। आपको पता है आज के समय में लोग अपने घर से ज़्यादा फ़ोन को तवज्जो देने लगे हैं, देते हैं ना भाई। घर पे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आदमी ऊपर फिर भी सहन कर लेता है, लेकिन फ़ोन को अगर कुछ हो गया तो इंसान को बिल्कुल सहन नहीं होती है ना। तो यही बात है कि संस्कृति वो वक्त के साथ बदलती रहती है। समन्वयकारी शक्ति, संस्कृति है वो विभिन्न संस्थाओं, परंपराओं और रीति रिवाज को जोड़कर समाज में एकता व समन्वय बनाए रखती है। तो संस्कृति का क्या हो गया भाई, चाहे आदमी, आपके गांव के लोग हैं ना, चाहे आपस समाज के लोग कितने लड़ते रहो, लेकिन बात जब दूसरे गांव के साथ लड़ाई किया जाए, दूसरे गांव से कोई ये समझ लो आपके गांव में कोई टूर्नामेंट हो रहा है कोई स्पोर्ट्स का खेलने का, समझ में आ गया, आपके गांव की टीम क्या कर रही है, खेल रही है उसमें, तो आपकी चाहे कितनी लड़ाई हो गांव के अंदर, लेकिन बाहर जब खेलने गए सभी लोग एकजुटता के साथ दिखाएंगे, आपकी टीम को सपोर्ट करेंगे। तो यही होती है, सारे लोगों को क्या करने का कार्य करती है संस्कृति, इकट्ठा करने का कार्य करती है। जैसे ऐसे नहीं बोलते हो, आपके जो कॉलेज होगा उसमें भी ग्रुप होंगे अलग अलग लोगों के, इसी तरीके से होता है, आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे भी आपके ग्रुप होंगे। तो यही होता है, वो आपकी संस्कृति, रहन सहन व वेशभूषा से ही तय होती हैं सारी चीज़ें। अगला क्या है, अनुवर्ती, अनुकूली प्रवृत्ति। तो संस्कृति क्या होती है, समय के साथ सामाजिक आवश्यकताओं के साथ खुद को बदलती रहती है। समझ में आ गया, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है संस्कृति में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होती है, अनुकूली प्रवृत्ति होती है, समय के साथ बदलाव की प्रवृत्ति होती है। अगले वाला क्या, मनोनिर्मित। तो जो संस्कृति है ये मानव समाज की सुजित व्यवस्था है। तो संस्कृति है ये किसके द्वारा निर्मित की गई है, संस्कृति को मानव समाज के द्वारा निर्मित की गई है। ये प्राकृतिक नहीं आती बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको पता है भाई समाज में रहने सहने का नियम हो गया। अब आपको एक छोटा सा नियम बताऊं, जैसे क्या होता है, आप ये समझ लो कश्मीर के लोग हैं, तो कश्मीर के लोगों के आप कपड़े देखोगे थोड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं वो, है ना, और पूरा मुंह वगैरह को भी ढक के रखते हैं, और उनका पहनने में आपको ऐसे कपड़े देखेंगे जो सारे शरीर को ढककर रखते हैं। अपना राजस्थान की पुरानी वेशभूषा की बात करें, कैसे कपड़े थे जिसमें तन खुला खुला कपड़ा आपको देखने को मिलेगा। जैसे आदमी क्या पड़ते थे, धोती और कुर्ता, तो धोती होती थी वो खुली रहती थी, कुर्ता भी ऐसा रहता था। तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है राजस्थान के अंदर, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आपको पता है भाई अगर खुला रहेगा तो इंसान के शरीर को हवा लगती रहेगी, इससे क्या होगी, बीमारियाँ कम फैलेंगी। तो यही चीज़ होती है, जैसी वेशभूषा होती है उसी तरीके से क्या ध्यान में रखा जाता है, संस्कृति का निर्माण होता है, वैसी बोली बोली जाती है। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता और मूल्यों के आधार। तो संस्कृति लोगों के आचरण को मूल्य आधारित बनाती है। तो संस्कृति है ना, वो लोगों का जो आचरण होता है लोग कैसे व्यवहार करेंगे उसको मूल्य आधारित बनाती है। मतलब लोगों के बीच में, भाई थारे गाँव में अगर आप जा रहे हो और आप किसी जानवर को पीटते हो तो आपको कोई गांव का आदमी कहे भाई क्यों बेफालतू जानवर ना परेशान करें, कहते ना। तो यही होता है, आप किसी अपने माँ बाप के साथ लड़ाई कर रहे हो, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हो, समाज के साथ और कोई व्यक्ति के साथ गलत कार्य कर रहे हो, तो समाज के सारे लोग इकट्ठा होकर उसको समझाते हैं ना, भाई क्यों गरीब आदमी ना मारे हैं,
समझ में आ गया ना आपको इन सब चीज़ों को। तो यही होता है समाज का कार्य, यही होता है संस्कृति का कार्य, यही होता है कि वो अनुचित व उचित कार्य के बीच में क्या करती है, आपको डिफरेंस करके बताती है कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। वरना अगर ये नहीं हो तो हर कोई आदमी गलत सही कार्य को उसको जीवन में पता ही नहीं चले। अगले वाला पॉइंट है प्रेषणीयता। तो पीढ़ी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है या स्थानांतरित होती है। इसका माध्यम क्या होता है, परिवार, शिक्षा और सामाजिक संस्थाएं होती हैं। तो संस्कृति की क्या खासियत होती है, उसको एक समाज से दूसरे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर उसको बताया जाता है, इसको अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे इसका माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, परिवार हो गया, शिक्षा हो गई और सामाजिक संस्थाएं हैं वो इसकी उदाहरण के रूप में होती हैं। समझ में आ गया आपको। तो भाई आपने अपने माँ बाप से चीज़ों को सीखा होगा, कहाँ स्कूल में सीखा होगा, शिक्षा के माध्यम से सीखा होगा गलत व सही चीज़ों को। भाई बोल लिया आपने, भाषा है उसकी तो कोई शिक्षा नहीं ली, आपकी मातृभाषा की आपने अपने माता पिता को देखकर सीख ली। खान पान वेशभूषा ये तो सब कहाँ से सीखे, आपने राजस्थान में रहते हो तो वैसे वेशभूषा पहनोगे। अब आप चले गए यहाँ पर विदेश में तो वहाँ जैसी वेशभूषा पहननी पड़ेगी। क्यों, जैसा देश वैसा भेष। अगले वाले की बात करें अपन निष्कर्ष की, संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। तो संस्कृति होती है ना, वो कोई भी समाज की मूल आत्मा होती है। समझ में आ गया। आप थाने भी बेर रहे, अगर थारी बोली है, जब कोई बोल रहे बाहर न जा रही हो थे, अपने देश से बाहर न जा रही हो, फिर गांव से बाहर न जा रही हो, या राज्य से बाहर जा रही हो, थारो कोई थारजाए का कपड़ा पहन के थारजाए की बोली बोला, थारो कितना जीवड़ो खुश हो जा। तो यही होती है आदमी की, समाज की आत्मा होती है संस्कृति। व्यक्ति और समाज के आचरण, विचारों और जीवन शैली की दिशा देती है। और ये समाज हो गया, व्यक्ति हो गया, उसके जो कैसा व्यवहार होगा, आचरण होगा, कैसे विचार आएंगे, कैसे जीवन शैली को जिएंगे, इन सब चीज़ों का क्या देती है वो नई दिशा देती है। संस्कृति न केवल जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, तो संस्कृति का क्या कार्य होता है, वो ना तो जीवन को मूल्यवान बनाती है बल्कि सामाजिक संगठन, एकता व पहचान को मजबूती देती है। तो इसका क्या कार्य होता है, सामाजिक पहचान हो गई, सामाजिक एकता हो गई, उसको मजबूती देती है। इसकी विशेषताओं के आधार पर हम विभिन्न समाजों में समानता और विविधता को समझ आती है। लेकिन इतनी विविधता होने के बाद में समाज को, सभी लोगों को एक जैसा करने का कार्य होता है। तो ये तो था आपका सामाजिक संस्कृति से संबंधित पर्सन, संस्कृति को परिभाषित करने वाला और उसकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित पर्सन। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। और जो अन्य महत्वपूर्ण पर्सन है वो मैंने अपने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ पर जाके जरूर से देख लेना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का पेपर होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला पर्सन है, सामाजिक परिवर्तन के तत्व व सिद्धांत एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन में जो सिद्धांत हैं, तत्व हैं और उनके कारणों की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। सेरोकिन, आपगर्बन और कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधित नियमों को आपको बताना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन होने वाला आपका सामाजिक परिवर्तन का ये सिद्धांत में से एक ना एक सिद्धांत आपके सामने जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो अपन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। साथ बात यही है कि अन्य प्रश्नों के भी आप अगर उत्तर देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हो सोशियोलॉजी का, वहाँ से जाकर आप जरूर से देख लेना। पहले वाले प्रश्न की बात करूं, अब अपने वीडियो को शुरू करें। सामाजिक परिवर्तन की क्या परिभाषा होती है, सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है। सामाजिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें समाज की संरचनाएं, संस्थाएं, मूल्य और विचारधारा और व्यवहार समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, सबसे पता चल रहा है समाज में होने वाले परिवर्तनों को समाज परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। तो समाज की जो संरचनाएं हैं, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उनके तरीके में, उनके मूल्य और विचारधाराओं में, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के रूप में अगर आपको चीज़ों को समझाऊं तो जैसे पहले के समय क्या हुआ करता था, परिवार होते थे वो बड़े बड़े होते थे। पहले लोगों को क्या विचार होते थे, ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा अपनी वैल्यू होगी। समझ में आ गया। तो लोग बड़े परिवार रखने में विश्वास रखते थे। क्या आज के समय में रखते हैं, आज के समय ऐसे रखते हैं कि भाई छोटा परिवार होगा तो ज़्यादा खुशी रहेगी। पहले लोग मिलजुल कर ज़्यादा रहते थे, अब अकेला ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। समझ में आ गया। साथ के साथ पहले शिक्षा का इतना महत्व नहीं दिया जाता था। आदमी किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे, भाई अगर कोई आदमी है उसको अगर खेत का काम आता है, घर का काम आता है, तो वो ज़्यादा निपुण माना जाता था, जिसको ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा समझ, व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था शिक्षा से। आज के समय किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता। तो यही है, वक्त के साथ जो चीज़ें बदलती रहती हैं उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
पहला है मैकाइवर और पेज के अनुसार। तो मैकाइवर और पेज ने क्या बताया है, सामाजिक परिवर्तन का क्या तात्पर्य है, समाज संबंधों में परिवर्तन। तो वक्त के साथ जो हमारे समाज के साथ जो संबंध होते हैं उनमें जो परिवर्तन आते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर जे ई हावर्ड्स के अनुसार, डॉक्टर जे वी हावर्ड्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो सामाजिक जीवन की संरचना और कार्य में आता है। तो क्या कहता है कि जो हमारे जीवन में जो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, तो आज के समय में आपको पता है लोग इंसानों से ज़्यादा तवज्जो किसको देने लगे हैं, फ़ोन को, तकनीक को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। तो यही होता है जो हमारे सामाजिक जीवन और संरचना और कार्य करने की प्रणाली में जो परिवर्तन आता रहता है उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। और हावर्ड ने ये बात कही है। सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज के क्या होते हैं। पहला, स्थायित्व और परिवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं। तो जो क्या होता है, समाज में कुछ तत्व स्थिर रहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया परिवार का, तो परिवार पहले भी होता था, भगवान श्री राम के रामायण से लेकर आज तक परिवार उस समय भी था, परिवार आज के समय भी है। फर्क क्या गया, पहले परिवार बड़े होते थे, मिलजुल कर रहते थे, आज के समय परिवार छोटे होने लगे, एक दूसरे से अलगाव में रहने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो धर्म हो गया, राजनीति हो गया, परिवार हो गया, ये सब समाज के स्थायित्व तत्व होते हैं। परिवर्तनशील कौन से होते हैं, जो हमारी वेशभूषा हो गई, भाषा हो गई, बोली हो गई, खान पान हो गया, ये वक्त के साथ क्या होते हैं, स्थायित्व, ये आते हैं परिवर्तन वाले तत्व पर। तो पहले अपन जो खाते थे वो खान पान आज थोड़ा रहा है, पहले कितना अंतर आ गया आजकल। प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक नहीं होता है, तो हर परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक नहीं होता है। जैसे बालों की स्टाइल बदलना एक व्यक्तिगत परिवर्तन है। तो पहले देखते थे ना, पहले कोई एक समय था जब पहले आपके दादा को देखना, उनकी हमेशा हेयर स्टाइल कैसी मिलेगी, छोटी छोटी बाल रखूंगा, छोटा छोटा एकदम, जने ज़्यादा दिन तक नहीं। अब क्या समय बदला, फिर आपको पता भैया अजय देवगन वाली स्टाइल आई, एकदम बड़े बड़े बाल रखने वाली, हवा में लहराने वाली। फिर और वक्त बदला, फिर स्टाइल आई कैसे हनी सिंह वाली, एकदम जो ऊंचे करके बाल रखने वाली। अब कैसे आ गई, अब बाल ही नहीं रहे तो स्टाइल कहाँ बच गई, तो छोटे छोटे बाल वाली फिर से आ गई। तो यही होता है, वक्त के साथ जो बदलाव आता है, ये कुछ परिवर्तनों में वो व्यक्तिगत भी होते हैं। समझ में आ गया आपको। प्रभाव पारस्परिक होते हैं। समाज परिवर्तन अन्य क्षेत्र जैसे आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन भी करता है। तो समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होते, सभी क्षेत्रों में बराबर रूप से चलते हैं। जैसे आर्थिक आएगा, अगर आर्थिक रूप से लोग मजबूत होंगे, भाई पैसा होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, तो आपको पता है राजनीति में भी आएंगे। तो जिसके पास भी गांव में ज़्यादा पैसा होता है सबसे पहले सरपंच का चुनाव वही लड़ता है। तो यही बात है। और जिसके पास आर्थिक व राजनीतिक ताकत होगी वो धार्मिक को भी कंट्रोल में करेगा। आपको पता है इस चीज़ को। तो इतना भाई जो धर्म वगैरह के ज़्यादा प्रचारक कौन होते हैं, भाई जिनके पास पैसा होता है, ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। समाज परिवर्तन सार्वभौमिक है। तो समाज का जो परिवर्तन होता है वो एक लोग पर लागू नहीं होता है, शुरुआत एक व्यक्ति से होती है और धीरे बदलता बदलता सारे समाज है उस पर वो चीज़ लागू हो जाती है। अगले वाला पॉइंट है धीमी और तीव्र गति से होता है। तो जो समाज में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है। आपको पता है पहले के जो शिक्षा है, पहले शिक्षा का इतना महत्व वो नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया, कुछ समय लगा, लेकिन आज शिक्षा का कितना महत्व वो हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो यही है कि जैसे जो जाति व्यवस्था उसमें ढीलापन, या मतलब अब जाति व्यवस्था पहले जितनी मजबूत नहीं रही है। तो ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे बदलाव देखने को मिले हैं। और कुछ परिवर्तन अचानक होते हैं, जैसे क्रांति आ गई, जैसे कोई किसी ने कोई गलत स्पीच दे दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो ये क्या हो गई, त्वरित समाज बदलाव में आते हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, सामाजिक परिवर्तन के कारण। तो सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या कारण होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या कार्य होते हैं, समाज में किस किस के प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है भौतिक कारण। तो भूगोलिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, जैसे कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ा ना। तो यही है, बस जो वक्त के साथ जो बदलाव आते हैं, कुछ भौतिक कारण होते हैं, भूगोलिक कारण होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, समाज में हमारे बदलाव देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है प्रौद्योगिक कारण। प्रौद्योगिक कारण क्या होता है, जैसे तकनीक में बदलाव आ रहा है, उस कारण से क्या हो गया, लोगों का जीवन है बदल गया। तब फोन आने के कारण लोगों की सामाजिकता में कितना बदलाव आया है। लोग हैं आज के समय बाहर निकलना कम पसंद करते हैं। पहले जितने मेले लगते थे उनमें कितनी भीड़ होती थी, आज के समय नहीं होती है। पहले सामाजिक कार्यक्रम होता, हर व्यक्ति भाग लेता था, आपको पता है। आज के समय लोगों की रुचि नहीं रह गई है। तो यही है, नई तकनीक जैसे इंटरनेट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, समाज के व्यवहार में बदलाव करती रहती हैं।
आर्थिक कारण, पूंजीवाद, औद्योगिकरण व भूमंडलीकरण आदि आर्थिक परिवर्तन समाज को बदलते रहते हैं। तो पैसा हो गया, औद्योगिकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है। तो आपको पता है भाई, पहले कभी आपके दादा ने थोड़ी कभी जीवन में बर्गर खाया होगा, नहीं खाया होगा ना, अभी खिलाया होगा आपने। क्यों? क्योंकि आज के समय ग्लोबलाइजेशन हो गया, बाहर की जो कंपनियां वो भारत में आकर प्रोडक्ट लगा सकती हैं। आपके दादा के समय तो थी नहीं वो सब कंपनियां, तो इसीलिए क्या हो गया, अब खान पान वेशभूषा बदलने लगी है। तो आपके पापा ने थोड़ी कभी क्या बोलते हैं, आपके दादा ने कभी ब्लिंकिट से कोई चीज़ मंगाई होगी, आपके पापा ने भी नहीं मंगाई होगी फ़ोन इंटरनेट से आने से पहले। समझ में आ गया? तो आप मंगाते हो, यही फर्क है जो पूंजीवाद औद्योगिकरण के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहती हैं। अगले वाला पॉइंट क्या, राजनीतिक कांड। तो क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र या तानाशाही का प्रभाव। तो समाज है वो राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आपको पता है अगर समाज में कोई प्रकार की क्रांति आई है, समझ में आ गया, स्वतंत्रता का आंदोलन देखने को मिला है, तो वहां पर भी क्या होगा, समाज में बदलाव देखने को मिलता है। तो आपको पता है स्वतंत्रता से पहले जो लोग एक साथ मिलकर रहते थे, जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, सब लोग धर्म के आधार पर विभाजित हो गए, एक दूसरे को मारने काटने पर तुलने लगे। सिर्फ समय कैसे हो, देशों के विभाजन पर ये सब होने लग गया। तो यही होता है, राजनीतिक कारण भी होते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। तो मूल्य, परंपराएं और विचारधाराएं बदलने से सामाजिक संरचनाएं भी बदलती रहती हैं। तो आपको पता है मूल्य, जो विचारधाराएं लोगों की समय के साथ बदलती रहती है, परंपराएं बदलती रहती हैं, तो उसके साथ क्या होती है, सामाजिक संरचना में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो पहले क्या होता था, पहले महिलाओं को ऐसी बहुत सी जॉब होती जिनमें नहीं जाने दिया जाता था। आज के समय हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बराबर रूप से देखने को मिलता है, और अब तो आर्मी में भी जाने लग गई हैं। जनसंख्या का कारण, जनसंख्या वृद्धि और कमी से सामाजिक संस्थाओं पे असर पड़ता है। तो आप आज के समय आप देख लो, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो आपको पता है उद्योग धंधे हो गए, आप पर सरकार पर ज़्यादा दबाव रहता है कि रोजगार से संबंधित चीज़ें। अब जापान में आप चले जाओ, जापान में क्या कोई भी समस्या होगी रोजगार की? होगी नहीं, क्योंकि युवा है ही नहीं। वहाँ तो समस्या है कि युवा नहीं है, और भारत में समस्या है कि युवा इतने हैं कि उन्हें लगाएं कहाँ पर। समझ में आ गया? यहाँ वाले युवा इंस्टाग्राम पर रील बनाने में बिजी हो रहे हैं। तो यही फर्क होता है, हर समाज में जनसंख्या का भी बहुत अधिक प्रभाव होता है। जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है, उसी तरीके से संसाधनों पर और सामाजिक संस्थाओं पर असर पड़ता रहता है। सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत है? पित्रिम सारोकिन ओ का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत क्या दिया था? सोरकिन्स थ्योरी क्या है? सोरकिन्स थ्योरी है, यह समाज परिवर्तन में कैसे काम करती है, एक लीनियर मतलब एक सीधी दिशा में जाने का कार्य करती है, सीधे तरीके से कार्य करती है। इसमें पहला क्या आएगा? इंद्रियवादी संस्कृति। तो इंद्रियवादी संस्कृति होगी सेंसेट कल्चर, जो सिर्फ भौतिकवादी सुखों पर आधारित होती है। तो वेस्टर्न जो कल्चर होता है पश्चिमी वाला, उन लोगों का क्या कार्य होता है, खाओ पियो कमाओ मजे करो और जीवन को छोड़कर चले जाओ। समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देशों में क्या देखने को मिलता है, 15 दिन में आपको तनख्वाह मिलती है, सरकार आपको पेंशन देती है, अच्छे से आप कमाओ, 5 दिन कमाओ, 2 दिन बढ़िया एंजॉय करो ज़िंदगी को, और फिर 7 दिन कमाओ, फिर अच्छे से एंजॉय करो 5-6 दिन, और फिर ज़िंदगी को ऐसे जीते रहो, लास्ट में आपको पेंशन मिलेगी, वो अलग है। तो वो किस पर निर्भर करती है? इंद्रियवादी संस्कृति होती है, भौतिक सुखों पर आधारित होती है। अगले वाली क्या होती है? आदर्शवादी संस्कृति, अध्यात्म व नैतिकता पर आधारित। मतलब ऐसी संस्कृति जो किस पर बात करेगी, आपको अध्यात्म पर, जो शारीरिक सुख है इनको ज़्यादा महत्व नहीं देकर अध्यात्म धर्म की ज़्यादा बातें करेगी। समझ में आ गया? जैसे कोई धार्मिक देश है तो वहाँ पर कैसे बातें होंगी, जब मठ हो गया या फिर मंदिर जहाँ पे ये धर्म गुरुद्वारा हो गए, जहाँ पर यहाँ पे क्या दी जाती है, इस प्रकार की संस्कृति ज़्यादा देखने को मिलती है। आदर्श इंद्रिय मिश्रित, मतलब ऐसी संस्कृति जो दोनों का मिश्रण हो, अध्यात्म का भी और आदर्शवादी का भी। तो ये ऐसी भारतीय जो संस्कृति है, अपन जो जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वो कैसा होता है, आदर्श इंद्रिय, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा संसारिक सुख भी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं। फर्क कितना है, एग्जाम आते हैं तब अपन भगवान की भक्ति ज़्यादा करते हैं, और एग्जाम जाने के बाद में कौन भगवान कौन अपन। समझ में आ गया? तो यही होता है, इसको कैसी संस्कृति बोला जाता है, आदर्श इंद्रिय मिश्रित संस्कृति बोला जाता है। और इसी प्रकार समाज है वो तीनों की तीनों जो अवस्थाएं हैं इसमें घूमता रहता है। आदमी के पास जैसे पैसा आ जाता ज़्यादा तो वो एक नंबर में आ जाता है, इंद्रियवादी संस्कृति में खूब संसारिक या भौतिकवादी सुखों में आधारित होता है। थोड़ा सा बुरा वक्त आने लग जाता है तो भगवान को याद कर लेता है। समझ में आ गया? और फिर से सब कुछ सही हो जाता तो मिश्रित में आ जाता है। तो ऐसे ही ये समाज आपस में घूमता रहता है। आगबर्न का सांस्कृतिक विलंब सिद्धांत। तो आगबर्न का जो संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया है। तो आगबर्न ने किसमें किया है? पहली है भौतिक संस्कृति, मेटेरियल कल्चरल,
तो तकनीक, वस्तुओं, मशीन आधारित, मशीन इन सब चीज़ पर आधारित जो संस्कृति होती है उसको किस तकनीक के नाम से जाना जाता है? भौतिकवादी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगली किसने उन्होंने क्या बताई? अभौतिकवादी संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर, मतलब मूल्य, परंपराएं, कानून और नैतिकता से संबंधित जो संस्कृति होती है उसे नॉन मटेरियल बोला जाता है। तो आपको पता है भौतिकवादी में क्या होता है भाई, जो तकनीक हो गया, विषय वस्तु, इन पर निर्भर करेगी। और जो लोग मतलब नहीं मानते, जो लोग क्या होते हैं एकदम कानून को मानते हैं, नैतिकता को मानते हैं, वो सब लोग किस में आएंगे? नॉन मटेरियल में आ जाएंगे। लेकिन इनका ये कहना था भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, जो मटेरियल कल्चर है ये वक्त के साथ तेजी से बदलता रहता है, इन लोगों के विचार, इन लोगों का कार्य करने का तरीका। और वही अभौतिकवादी हैं भाई, इनके विचार क्या होंगे? एकदम रूढ़िवादी होंगे। इनका क्या रहेंगे? पीछे रह जाएंगे इनसे। इसी असंतुलन के कारण संस्कृति विलंब, कल्चरल लैग है वो देखने को मिलता है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का विकास तो हो गया, लेकिन नैतिक मान्यताएं पीछे हो गई हैं, लोग उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न की बात करें, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सा भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने समाज को 5 भागों में बांटा था। किसमें? आदिम साम्यवाद में, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद व समाजवाद, साम्यवाद। तो साम्यवाद, आदिम साम्यवाद कहाँ होगा? जहाँ पर समाज के सभी लोग क्या होंगे? एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। दास प्रथा मतलब लोगों का शोषण हो रहा है, मजदूर वर्ग उसको शोषित किया जा रहा है पूंजीवादी लोगों के द्वारा। सामंतवाद वही है जिसमें सभी लोग क्या होते हैं? सभी लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक परंपराओं के साथ रह रहे हैं। पूंजीवाद जहाँ पर पैसे का ज़्यादा महत्व होगा, लोग मनुष्य से ज़्यादा किसका महत्व करेंगे? पैसे का करेंगे, उसे पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद व साम्यवाद, तो दोनों के जो बीच का होता है उसी को समाजवाद व साम्यवाद कहा जाता है। उन्होंने कहा समाज में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल ही परिवर्तन की मुख्य शक्ति होती है। तो अगर समाज में आपको एक दूसरे के बीच में संघर्ष देखने को मिला तो इसी संघर्ष की वजह से क्या होगा? समाज में आपको बदलाव देखने को मिलता है वक्त के साथ। और इनके द्वारा 2 प्रकार के समाज बताए गए थे, शोषक समाज और शोषित समाज। तो शोषक समाज कौन सा होता है? वो समाज, जैसे एक फैक्ट्री का उदाहरण लिया था, तो फैक्ट्री का मालिक है वो क्या सोचेगा? मजदूरों से ज़्यादा काम कराकर कम से कम पैसे देकर मैं खूब अमीर हो जाऊं। तो वो कौन से में आएगा? वो शोषक वर्ग में आता है। अब शोषित वर्ग कौन होता है? जो मजदूर वर्ग होता है, बेचारा कार्य करता रहता है लेकिन उसको उतने पैसे नहीं मिलते हैं, उसको पूंजीवादी लोग क्या रहते हैं? हमेशा घसीटते रहते हैं, उनका फ़ायदा उठाकर उनसे पैसे कमाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? शोषित वर्ग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा जब शोषित वर्ग जागरूक और विरोध करता है तो सामाजिक परिवर्तन आता है। तो आपको पता है कार्ल मार्क्स है समाज में क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो उन्होंने ही कहा था कि अगर शोषित वर्ग, जो मजदूर वर्ग, अगर वो एक जगह इकट्ठा होकर अगर विरोध करने पर आ जाए तो क्या हो जाएगा? समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्हीं के अनुसार परिवर्तन क्रांतिकारी होते हैं और आर्थिक शक्तियों के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कि समाज में परिवर्तन है वो क्रांति के द्वारा ही हो सकता है। तो क्रांति के जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स को। निष्कर्ष की बात करें, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। तो सामाजिक परिवर्तन है वो कैसा है? स्वाभाविक है, आवश्यक व सतत प्रक्रिया है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है ये समय के साथ जरूरी है और धीरे धीरे समय के साथ बदलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। यह समाज की गतिशीलता का संकेत है। तो समाज में जो लगातार बदलाव होते रहते हैं उसमें गतिशीलता का क्या प्रतीक के रूप में कार्य करती है। सोरेकिन, आगबर्न और मार्क्स जैसे विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। तो सोरेकिन, आगबर्न और मार्क्स जैसे विचारक इन्होंने समाज में जो होने वाले परिवर्तन है उसकी अवधारणा को बताया है। कोई इसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखता है, कोई इसे आर्थिक संघर्ष के रूप में। तो हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया तीनों का, कोई है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों के रूप में देख रहा है, कोई आर्थिक पैसे के परिवर्तनों के रूप में देख रहा है इसे। इन सिद्धांतों को हमें समझने से सहायता मिलती है समाज कैसे बदलता है। लेकिन हाँ, अगर हम इन सब सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि समाज कैसे वक्त के साथ बदलता रहता है और किन कारणों का मुख्य कारण होते हैं जिससे समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। काफ़ी बड़ा है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने एकदम आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको सारा वीडियो समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने अन्य वीडियो को भी लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर उन वीडियो को जरूर से देख लेना। धन्यवाद।